आप अपने कस्टम यूज़र को रजिस्टर करवाने के बाद उसका लॉगिन कैसे करवाएंगे? आप ऐसा लॉगिन फॉर्म कैसे बनाएंगे जिसको आप अपने वेबसाइट के किसी भी पार्ट में रख सके? आज हम अपने वीडियो में वही देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट कोड है जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का पेज हमने बनाया था। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का कोड है, इसी पेज में मैं अपना लॉगिन का फॉर्म भी रख दूंगा। इस फॉर्म को मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं डिव्स का। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, एक मेन डिव बनाया, उसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म के लिए हमने डिव रेडी किया है, और उसके अंदर हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको एक डिव के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर चलता है, और यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। अब बात ऐसी है कि लास्ट टाइम में हमने जो फॉर्म बनाया था उसमें मैंने गेट द परमालिंक का यूज़ करके एक्शन मैंने सेट करवाया था। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ सेट ना करवाए, अगर ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे रख दे एक्शन एट्रीब्यूट में, तो भी फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही होता है कि वो उसी पेज को रीलोड कर देता है। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन HTML5 में ये स्टैंडर्ड होता है कि हम एक्शन एट्रीब्यूट को एक्सप्लिसिटली सेट करवाए। इसी रीज़न से मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अगर आप चाहे तो ब्लैंक भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया, हमने एक्शन एट्रीब्यूट सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ले लेते हैं यूज़र नेम। चलिए, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म में हमने एक एक्शन एट्रीब्यूट सेट किया है जिसमें हमने करंट पेज का परमालिंक सेट करवा दिया है, मेथड सेट करवाया है। इसमें दो वैल्यू पास किया, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है कि ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है फॉर्म का, उसमें मैं गेट परमालिंक को सेट क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखता हूँ, अगर मैं सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग पास करता हूँ यहाँ पे, तो भी फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो करंट पेज को रीलोड कर देता है। और मैंने यहाँ पे जो ये गेट द परमालिंक सेट करवाया है, उसका भी मेरा मकसद यही है कि जो हमारा करंट पेज है उसका यहाँ पे यूआरएल आ जाए और मेरा फॉर्म उसी में सबमिट हो। तो बात ऐसी है यहाँ पे कि आप यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात है, HTML5 का ये स्टैंडर्ड है कि आप एक्शन एट्रीब्यूट एक्सप्लिसिटली सेट करवाए, इसलिए मैंने यहाँ पे परमालिंक पास करवाया। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म काम करेगा। ठीक है, चलिए अब भाई हमारा जो लॉगिन का एक्चुअल कोड है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि वर्डप्रेस में जो लॉगिन का हैंडलिंग होता है वो हम एक फंक्शन के थ्रू करते हैं, WP साइन ऑन। और उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि वो फंक्शन हमारा हेडर सेट हो, यानी कि हमारे जो HTML पेज का हेडर है वो सेट हो, उसके पहले वो कॉल होना चाहिए। तो देखिए, हेडर सेट हो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारा सर्वर कोई भी एक पेज को रेंडर करके उसका HTML सेट करता है उस पेज पे, तो उसका हेडर भी सेट हो जाता है। तो WP साइन ऑन का रिक्वायरमेंट है वो है हमारा पेज का हेडर सेट हो, यानी कि हमारा पेज रेंडर हो उसके पहले वो कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो लॉगिन का कोड है, मैं यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे रजिस्टर का जैसा कोड लिखा है वैसे नहीं लिख सकता। उसके लिए मुझे माई प्लगइन्स में जाना पड़ेगा, जो हमारे प्लगइन का रूट फाइल है। उसमें जाके मैं एक हुक का यूज़ करूँगा, तो कर लेते हैं ऐड एक्शन, और वो हुक है टेम्पलेट रिडायरेक्ट। उसके बाद हमारा फंक्शन का नाम दे देते हैं, स्क्रिप्ट नहीं रहता है, माई लॉगिन रखता है। चलिए, ये हमारा एक्शन हुक बन गया। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्लेयर कर देता है। इसके अंदर जो है चेक करना है कि हमारा जो लॉगिन का बटन है वो सेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, बटन के नेम एट्रीब्यूट को। यहाँ पे चलेंगे इफ़ कंडीशन इज सेट डॉलर पोस्ट, और उसके अंदर हमारा लॉगिन बटन।
अब आपको कोड थोड़ा रेलेवेंट रहे तो मैं यहाँ पे नाम जो है उसको थोड़ा सही कर देता हूँ। यूज़र लॉगिन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हम आके यूज़र लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जो हमारे लॉगिन का कोड है वो हमें टाइप करना है। तो लॉगिन करवाने के लिए पहले हमें सारे क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो हम उन्हें गेट कर लेंगे। तो यूज़र नेम, हम फिर से हमारा जो एस्केप का कोड था उसे ले लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम वाला जो है उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब एस्केप फंक्शन का यूज़ करने के लिए WPDB की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे दूसरा भी एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो है ESCSQL। ठीक है, आप इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम यहाँ पे इसे यूज़ कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे वो कर देते हैं पास, और यहाँ पे भी हम कर देंगे पास। ठीक है, तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया। अब इस यूज़र नेम और पासवर्ड को हमें WP साइन ऑन के फंक्शन में पास करना है। तो पहले फंक्शन रेडी कर लेते हैं, WP साइन ऑन। ठीक है, ये फंक्शन है जो हम यूज़ करने वाले हैं लॉगिन करवाने के लिए यूज़र को। और ये एक्चुअली एक ही पैरामीटर लेता है, क्रेडेंशियल्स। तो ये क्योंकि एक ही पैरामीटर लेता है तो पैरामीटर एरे होगा। एरे डिफाइन कर लेते हैं, और एरे का जो की है वो हो जाएगा हमारा यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन में हम हमारा यूज़र नेम पास कर देंगे, कॉपी पेस्ट, और दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा यूज़र पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट कर देते हैं। चलिए, तो क्या किया हमने हमने चेक करवाया हमारा लॉगिन का बटन सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हमने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को गेट किया पोस्ट वेरिएबल में से, उसे सैंडर्डाइज किया, और फिर उनके थ्रू एक क्रेडेंशियल का एरे क्रिएट किया, और उस एरे को हमने WP साइन ऑन में पास कर दिया है। अब जैसे कि WP इंसर्ट यूज़र या WP क्रिएट यूज़र यूज़र का आईडी या फिर WP एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करते थे, WP साइन ऑन या तो यूज़र का एरर रिटर्न करता है या तो WP एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो उसको हम एक वेरिएबल में सेट करवा लेंगे, यूज़र। उसके बाद हम जो इस यूज़र को है इसे चेक करवा लेंगे। अगर वो एरर होता है तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। अगर वो एरर नहीं होता है तो एल्स में हमें प्रिंट करवा देना है लॉगिन सक्सेस। एरर मैसेज प्रिंट करवाने के लिए एक मिनट मैंने यहाँ पे ये गलत जगह पे लिख दिया है। यहाँ पे नहीं आएगा इको। अगर वो एरर ऑब्जेक्ट नहीं होता है यानी कि सक्सेस है तो यहाँ पे आएगा, और अगर वो एरर ऑब्जेक्ट होता है तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज फंक्शन कॉल कर लूँगा। चल के एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा लॉगिन का फॉर्म आ गया। यहाँ पे हमारा एडमिन के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे फिल होके आ गए। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ गया। अब लॉगिन सक्सेस हो गया है तो चेक करने का आसान तरीका है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमारे लॉगिन होने के बाद हमारा एडमिन का बार यहाँ पे दिखने लगा है। अगर मैं इस पेज को भी रिफ़्रेश करता हूँ, कैंसिल करते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारा एडमिन का बार आ गया है। लॉग आउट करता हूँ मैं, वापस चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे, रीलोड करते हैं। देखिए यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से भी बाहर निकल गया। तो इसका मतलब सक्सेसफुली लॉगिन तो हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमने लॉगिन सक्सेस रिटर्न किया है ना, इसके जगह पे यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे इको करवाऊँगा प्री टैग को। तो हमने प्री टैग के बीच में हमारे यूज़र को प्रिंटर करवा लिया। अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हमारा जो यूज़र है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएगा। चलिए एक बार लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ मैं पेज को, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे WP यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे है रोल्स, और उसका 0th इंडेक्स पे है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है,
तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, कैब्स या एडमिनिस्ट्रेटर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रोल्स का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा एक, इफ़ यूज़र ऑफ रोल्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। आप यहाँ पे कैप्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे ज़ीरो पास किया है उसके जगह पे आप एडमिनिस्ट्रेटर भी पास कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रोल्स का यूज़ करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करवा रहे हैं हम, यूज़र ऑफ रोल्स उसके फर्स्ट इंडेक्स यानी ज़ीरोथ इंडेक्स पे एडमिनिस्ट्रेटर अगर है तो हमें उसे एडमिन के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, WP रीडायरेक्ट, और हम इसमें दे देंगे एडमिन URL। लास्ट में हम यहाँ पे एग्जिट करवा देंगे। चलिए, तो एक बार इसको यहाँ से हटा देता है, सेव करता है, यहाँ पे इसको रिलोड करता है। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से रिलोड करता है। देखिए हमारा एडमिन लॉगिन हो गया, इसलिए एडमिन बार आ गया, ऊपर लॉग आउट करते हैं पहले यहाँ पे, फिर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार फिर से लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। ठीक है, लॉग आउट करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया। अगर वो एडमिन है तो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। अगर वो एडमिन नहीं है तो हमें रिडायरेक्ट करना है अपने फ्रंट पेज पे। ठीक है, तो फ्रंट पेज के लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, साइट URL। तो चल के एक बार रिलोड करते हैं वापस, और यहाँ पे अभी मैं, हमने जो लास्ट वीडियो में यूज़र क्रिएट किया था उसके क्रेडेंशियल्स यूज़ कर लूँगा। लॉगिन करते हैं, डोंट सेव। देखिए हम अपने फ्रंट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एडमिन बार आ रहा है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में देखते हैं क्या आ रहा है। प्रोफाइल हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अगर आपको अपने वर्डप्रेस यूज़र को लॉगिन करवाने के बाद उसको एक कस्टम अकाउंट्स पे भेजना हो, कस्टम माई अकाउंट्स के पेज में भेजना हो, या फिर कस्टम प्रोफाइल के पेज में भेजना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स का आंसर आपको दे सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।